Hello students, I am Jagjot Singh and I will be discussing physics section of this paper. So student, if you have not attempted yet, yes, you can attempt in the next slot. Also बच्चों, there is information that there is a workshop on Monday, so please attempt that workshop. Okay? So students, let's start with the first question. The first question is all about dimension. So बच्चे आपको पता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने से यूनिट चेंज होने से डिफरेंट वैल्यू आ जाती है. सो ऑब्वियसली इन चारों ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा और आपको ये चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस बन रही है. तो जो भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस बनेगी स्टूडेंट्स, वही क्वांटिटी हम चूज करेंगे. तो जस्ट बच्चे आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए और आपको म्यू नॉट की डायमेंशन, जी की डायमेंशन अगर आपको याद है इसमें सब्स्टिट्यूट करो और डायमेंशन लेस आंसर लेके आओ. तो जैसे आप डायमेंशन लेस आंसर लेके आएंगे तो ऑप्शन डी एक ऐसी क्वांटिटी बनेगी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. तो आपको सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is acted upon by force F is equals to 2 sin 3 pi t I cap plus 3 cos 3 pi t j cap. आपको पोजीशन निकालनी है एट 1 सेकेंड. हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और वो ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है. ठीक है ना, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है और ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है. तो बच्चे यहाँ आप एक्सेलरेशन पहले निकाल सकते हैं F by m. उसके बाद आप यहां dv निकालेंगे, दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ a dt. पर लिमिट्स बड़े ध्यान से आप चूज करेंगे. लिमिट्स में 0 से t, 0 को सब्स्टिट्यूट, इनिशियल लिमिट सब्स्टिट्यूट करना ना भूलें क्योंकि यहां साइन और कोसाइन की टर्म में है. ठीक है बच्चों, और यहां 0 से v डालेंगे. एक बार आपने यहां फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, आपकी कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी प्लस आपकी कुछ इनिशियल टर्म आएंगी जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे. इसके बाद आप v को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? dx by dt. अगेन बच्चों यहां से जो dx का फॉर्मूला होगा दैट विल बी v dt. तो एक और बार आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको दो बार इंटीग्रेट करके दो बार लिमिट्स जरूर ध्यान से डालनी है. इनिशियल पोजीशन को 0, फाइनल पोजीशन को x. यहां भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी v. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और प्रॉपर लिमिट्स जरूर डालना, अगर आप लिमिट्स जरूर डालेंगे क्योंकि ध्यान रखें साइन कोसाइन है तो यहाँ 0 जरूर सब्स्टिट्यूट करना, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स. ओके, सिंपल क्वेश्चन था, दो बार इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform chain of length L is placed on a rough table with a length L by N hanging over the edge. तो उसने क्या बोला है, एक टेबल है जिसपे एक चेन इस तरीके से हैंग्ड है. तो एक चेन हम इस तरीके से बना देते हैं, वो हैंग्ड है, जिसमें उसने बोला है कुछ लेंथ हमारी हैंग्ड है. कितनी लेंथ है? उसने बोला है विद लेंथ L by N hanging over the edge. तो ये लेंथ मेरी L by N है, तो इसका जो मास होगा वो भी M by N होगा. इसका जो मास होगा वो भी M by N होगा. तो जो रिमेनिंग मास होगा वो होगा m minus m by n, which is nothing but m1 minus 1 by n. So स्टूडेंट, जो यहाँ नॉर्मल लगेगा वो इसी की वजह से लगेगा, जो यहाँ फोर्स होगा नीचे वेट होगा वो होगा m1 minus 1 by n into g. So आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो आपका फोर्स लगेगा, जो आपका यहाँ से फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, और mg कितना होगा? m by n into g. ये फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस होगा और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल. और म्यू इंटू नॉर्मल जब आप करेंगे तो नॉर्मल को आप क्या डालेंगे? बोले m इंटू 1 माइनस 1 बाई n इंटू जी. यहां से आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो म्यू की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1. तो केयरफुल कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज प्रोवाइडेड दैट देयर आर टू मासेस m1 और m2. ठीक है, अगर इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन की बात करी जाए, इनिशियल सेपरेशन हमें इनफाइनाइट दिया है. इनिशियल एनर्जी की बात करी तो हम उसको इनिशियल एनर्जी को 0 कह सकते हैं. जब ये किसी सेपरेशन r पे आ जाएंगे बच्चे तो इनके पास वेलोसिटी होगी m1, मास होगा m1 और वेलोसिटी v1, और यहाँ v2 और मास होगा m2. ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे और रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करें वो v1 प्लस v2 होगी. सो आप यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हैं. m1 v1 प्लस m2 v2 वो कितना होना चाहिए? 0. सो m1 v1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? m2 v2. ओके, अब हमें क्या करना है बताओ? अब हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगानी है क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई है. तो अगर आप इनिशियल एनर्जी की बात करें 0 होगी, फाइनल एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r. अगर आप यहां से इक्वेट करेंगे तो यहां से हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r. अब हमें करना क्या है बच्चों? हमें v1 की वैल्यू निकाल लेनी है m2 v2 डिवाइडेड बाय v1. आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ स्क्वायर ही हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव साइन लो या ना लो.
इससे पहले आप क्या करेंगे, अब यहाँ V1 और V2 दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर V1 और V2 आ जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2 होगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ हमारा जो कॉक है उसका जो रेडियस है वो a प्लस डेल्टा a है, उसको हमें बोतल में फिक्स करना है जिसका रेडियस a है। तो ज्यादा वॉल्यूम को कम वॉल्यूम में हमें फिक्स करना है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डेल्टा वी बाय वी। अब ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो कॉक की वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, पाई ए स्क्वायर, क्या होगी बोलो, पाई ए स्क्वायर इंटू बी। ये हो गया एरिया और ये हो गई इसकी हाइट। तो देखा जाए डेल्टा वी बाय वी का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा, सिंस पाई और बी तो कांस्टेंट है, इट विल बी डेल्टा ए बाय ए। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? सो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई ए, और डेल्टा v बाई वी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा a बाई ए। अब बात करते हैं एरिया। एरिया कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे बच्चों हम? यहाँ जो हम एरिया कंसीडर करेंगे वो एरिया होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें इस बोतल को इसके अंदर फिक्स करना है। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रिक्शन फील करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, फ्रिक्शन फोर्स हमारा बेसिकली कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा म्यू इंटू एफ, जो हमारा यहाँ हमने अभी यहाँ एफ कैलकुलेट किया है, ठीक है? हमें ये फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? ओके, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इंटू एफ ये रिक्वायर्ड है। अगर आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, सपोज अगर आप इसका सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया होगा 2 पाई, क्या होगा बोलो, 2 पाई इंटू 2 पाई ए इंटू बी, ये कर्व सरफेस एरिया होगा। इसको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ डाल देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ एक स्प्रिंग को पहले इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या फिर आप कह सकते हैं आप इसकी मीन पोजीशन पे कंसीडर करें। अगर वो स्प्रिंग आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा था और कभी मीन पोजीशन पे आ जाता है तो इस टाइम इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v। इस टाइम इसके पास कितनी वेलोसिटी थी बच्चों, v। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइम इसके पास कुछ एम्पलीट्यूड था a और वेलोसिटी थी v। तो आप लिख सकते हैं इस टाइम हाफ के ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाफ इनिशियली जो मास था वो m था इंटू वी स्क्वायर, ये इनिशियल चल रहा है। फाइनली जब आपने इसके ऊपर एक स्मॉल m रख दिया तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश। तो आपकी जो न्यू वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी mv डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये आपकी न्यू वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगेन ऐसे फॉर्मूले को यूज करके हाफ k इंटू a डैश स्क्वायर, ये मेरा न्यू एम्पलीट्यूड होगा a डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv डिवाइडेड बाय m प्लस m, इसका स्क्वायर ये फाइनल वेलोसिटी है इंटू मास कितना है m प्लस m। तो ये हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के a डैश स्क्वायर से इक्वेट किया। यहां से स्टूडेंट्स आप a डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। आपको ये रिलेशन भी यूज करना पड़ेगा कि a को आप क्या लिख सकते हो। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है बच्चे, तो मैं आपको पहले बता देता हूं हो क्या रहा है। A particle originally at rest at the highest point of the smooth vertical circle is slightly displaced. It leaves the circle at the vertical distance below the height such that. तो स्टूडेंट आप सोच सकते हैं ये ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर पड़ा था पहले और आपने इसको जेंटल पुश दिया तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे आ गया। ओके, लेट अस से ये एंगल कितना है, थीटा। यहां आपको नॉर्मल रिएक्शन को क्या करना है, जीरो करना है। अगर आपका यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जीरो है तो mg का जो एक कॉम्पोनेंट है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो mg cos थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, mv स्क्वायर बाय r। ओके, क्योंकि यहां और कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स हमारा क्या हो चुका है, जीरो। तो mv स्क्वायर बाय r क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो क्या हो जाएगा mg cos थीटा के इक्वल। उसके बाद आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर और नीचे एनर्जी कंजर्वेशन से आप लिख सकते हैं mgr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप cos थीटा निकालें और उसके बाद y की वैल्यू निकाले। y सिंपली आपको डायग्राम से नजर आ रहा है, y डायग्राम से कितना आ रहा है, r1 माइनस cos थीटा। तो स्टूडेंट आप यहां से y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक वेज दे रखा है, a से b जो पोर्शन है यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है और उसके बाद b से c कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप इस हाइट को क्या एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, h। आप इस हाइट को भी क्या एज्यूम कर सकते हो, h, क्योंकि ab और bc सेक्शन सेम है।
तो बच्चों अगर आप बात करोगे ए से लेके बी तक, तो यहाँ ये रोल करता हुआ आएगा, यहां तक ये रोल करता हुआ आएगा। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, और कुछ ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से लिखें तो इट विल बी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, सिंस ये क्या एक सिलेंडर है, इसका आई कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, क्योंकि ये प्योर रोलिंग में है। तो देखा जाए ये बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, और कंबाइन करके आप इसको लिख सकते हो 3/4 mv स्क्वायर। और देखा जाए इसकी इनिशियल एनर्जी थी, अगर इनिशियली किसी हाइट पे था, इनिशियल एनर्जी थी mgh, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, mgh। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी ट्रांसलेशन और रोटेशनल एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो आप देख सकते हैं mv स्क्वायर हो जाएगा 4/3 mgh, mv स्क्वायर हो जाएगा 4/3 mgh। यहां से आप देख सकते हैं आपकी ट्रांसलेशन जो एनर्जी थी वो थी हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल एनर्जी थी 1/4 mv स्क्वायर। तो जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी बन जाएगी, 2/3 mgh विच इज हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल एनर्जी कितनी हो जाएगी आप लोगों की 1/4, मतलब इट विल बी 1/3 mgh। अब स्टूडेंट यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहां आ जाएगा, और एंटायर पोटेंशियल एनर्जी जो यहां और यहां पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है अगेन mgh का है। सिंस इसके बाद फ्रिक्शन नहीं है तो ये क्या करेगा, रोलिंग नहीं करेगा, स्किडिंग करेगा, तो सारी की सारी एनर्जी कहां जाके ऐड हो जाएगी, ट्रांसलेशन में। इसका मतलब है रोटेशनल एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी, रोटेशनल एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी, हाफ mgh, और काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन में जाके ऐड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3 mgh प्लस mgh। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एनर्जीज का क्या लेना है, रेशियो। अगर आप इन दोनों एनर्जीज का रेशियो लोगे तो 5/3 mgh का 1/3 mgh से रेशियो क्या आएगा, 5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं स्टूडेंट, तो इसमें उसने क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, और इसके बाद सारी सर्फेसेस कैसी कंसीडर की है इन्होंने, स्मूथ। सारी सर्फेसेस कैसी कंसीडर की है इसने, स्मूथ। उसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा, तो मान लो फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ हो जाती है v डैश। तो आप ये समझना, जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, और दोनों की वेलोसिटी, आपके वेज की वेलोसिटी भी v डैश होगी और आपके ब्लॉक की वेलोसिटी भी v डैश होगी, और दोनों का मास क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम। इसके साथ साथ ये रोटेशन परफॉर्म करता रहेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप देख सकते हैं, अगर आप इनिशियल एनर्जी की बात करें, तो इनिशियली जो इसके पास एनर्जी थी वो हाफ mv स्क्वायर थी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थी। ये मेरी इनिशियल एनर्जी थी, और फाइनल एनर्जी क्या हो गई मेरी, हाफ mv डैश स्क्वायर, हाफ mv डैश स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और प्लस एक हाइट गेन कर लेगा, इसी वजह से एक एनर्जी आ जाएगी mgh। तो स्टूडेंट्स यहाँ जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन है। इसके साथ साथ आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ मोमेंटम भी कंजर्व होगा, और मोमेंटम अगर आप कंजर्व कर रहे हैं तो P इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m प्लस m इंटू वी डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ से v डैश v/2 हो जाएगा। तो जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन करें, मतलब इनिशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको किससे इक्वेट करें, फाइनल एनर्जी से, हाफ mv डैश स्क्वायर प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mgh। तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहां से इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं पहले बता देता हूं कि हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मान लिया आईओ का मतलब क्या है। आईओ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क आफ्टर वी हैव टेकन आउट अ डिस्क फ्रॉम इट विच इज ऑफ रेडियस r, और आईपी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क का ही है, जब हमने उसमें से ऑलरेडी एक डिस्क कट कर ली है। तो आईओ निकालने की टेक्निक क्या है, आईओ निकालने की टेक्निक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप ओके अबाउट निकालोगे तो टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर जब एंटायर डिस्क प्रेजेंट थी माइनस आई डैश। ये आई डैश क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम स्कूप आउट कर रहे हैं रीजन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। तो पहले मैं आई डैश ही बता देता हूं, आई डैश निकालने का तरीका क्या है। अगर मैं पूरी डिस्क का मास m मान रहा हूं, तो जो मैं पोर्शन बाहर निकाल रहा हूं इसका मास हो जाएगा m/4, रिमेनिंग मास हो जाएगा 3m/4, ये याद रखना है, ठीक है। सो आई डैश का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, डिस्क का होता है वैसे जनरली mr²/2, तो कितना आएगा बोलो, m/4, ये इसका मास हो गया, इंटू r इसका रेडियस है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो एक 1/2 और आ जाएगा।
सो दिस इज आई डैश प्लस हमें एक और चीज लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये अबाउट ओ निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको पता है इसका मास है m/4 और डिस्टेंस है सेंटर से r, तो ये हो जाएगा मेरा आई डैश। तो स्टूडेंट यहाँ आई डैश डालेंगे और यहां से पहले आईओ कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, हमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ेगा जो नीचे होगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं और लेटर से वो किस डिस्टेंस पे आ जाता है, y डिस्टेंस पे। अगर आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं वो y डिस्टेंस पे आ जाता है, ये सेंटर है और सेंटर ऑफ मास नीचे y डिस्टेंस पे आ जाता है, तो यहां से आप p तक का डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सिंस ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस 2r है और आपको पता है यहां सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन से ये डिस्टेंस हो जाएगा 4r² प्लस y²। y आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जो एक डिस्क को निकालने के बाद आता है। तो स्टूडेंट आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर लेना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस जो टोटल मास है डिस्क का वो कितना है 3/4, क्योंकि जो रिमेनिंग डिस्क का मास है वो 3m/4 है, इंटू y², ये हो जाएगा मेरा आईओ। तो आप यहां से पहले ICOM निकाल के फिर यहां से आप आईपी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जब आप आईपी और आईओ निकालेंगे उनके बाद उनका रेशियो लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो रेशियो आएगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम मूव करें, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेक्टर की आइडेंटिटी यूज होगी। आपको पता है इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज होना है, तो आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप पहले ध्यान से देख लें, ये वेक्टर हमारा पी वेक्टर है, ये टोटल वेक्टर हमारा जो दे रखा है दिस इज टोटल वेक्टर विच इज आर वेक्टर, जिसमें आर वेक्टर को वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी भी बोला हुआ है, और ये वेक्टर क्यू और ये वेक्टर एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप बड़े वाले ट्राइंगल पे लगा दें अगर ये लो, तो बड़ा वाला ट्राइंगल पे आपको पता है वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर आपको क्या दे रहा है, वेक्टर क्यू। ठीक है, ये वेक्टर क्यू दे रहा है। उसी तरीके से अगर आप छोटे ट्राइंगल पे लगाएंगे तो आप यहां से ओएस वेक्टर या फिर एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एस, और इसमें अगर हम क्या करेंगे वेक्टर एस को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वेक्टर पी प्लस बी टाइम्स आर प्लस बी टाइम्स वेक्टर आर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम आते हैं, देयर इज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, देयर आर टू स्मॉल होल्स Q एंड P ऑन द वॉल। तो बच्चे हमें यहाँ करना क्या है, हमें पता है ये दोनों होल्स एक ही जगह जाके लिक्विड को मीट कराएंगे। उसका कहने का मतलब है ये दोनों रेंज क्या होनी चाहिए, सेम। और अगर आप ये रेंज निकालना चाहते हैं, R1 की बात करें तो जिस स्पीड से लिक्विड बाहर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय द टाइम, उसी तरीके से अगर R2 की बात करें वो भी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखा जाए हमें R1 और R2 को इक्वेट करना है। तो अगर आप पूरे सिलेंडर की कोई हाइट h एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, तो उसके बाद निकालना इजी हो जाता है। आपको पता है ऊपर से ये सेपरेशन कितना है, h1, तो यहां से जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, √2gh1। ये एफ्लक्स से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ये वाली वेलोसिटी भी इजिली कैलकुलेट की जा सकती है। ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस h2। तो यहां से जिस वेलोसिटी से वो बाहर आएगा दैट विल बी 2g और h माइनस h2, ये वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा। तो v1 और v2 आपके सामने है, t1 t2 आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। t1 t2 टाइम ऑफ फॉल है, इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें। सो जो आपका आंसर आएगा, इसमें आपके दो आंसर्स आएंगे, दो पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगे, आप देख सकते हैं। एक सॉल्यूशन आ जाएगा h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2, एक सॉल्यूशन आएगा h1 इज इक्वल्स टू h2। ऑब्वियसली h1 इज इक्वल्स टू h2 आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्यूशन चूज करेंगे इसका मतलब होगा दोनों होल्स एक ही जगह पे हैं। ठीक है ना, इसको स्मॉल h बना देते हैं, इसका मतलब है दोनों स्मॉल एक ही जगह, दोनों होल्स एक ही जगह पे है। तो हमें ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें अलग अलग हाइट पे होल्स चाहिए, इसलिए हम सेकंड सॉल्यूशन को चूज करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगेन यहाँ का टेम्परेचर हम T ले सकते हैं। आपको पता है सेम हीट फ्लो करेगी दोनों में, और हीट फ्लो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ 100 और T में डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस T डिवाइडेड बाय द एरिया। सिमिलरली यही हीट आगे भी फ्लो होगी, पहले कॉपर के लिए थी, अब यही हीट स्टील में भी फ्लो करेगी। तो K स्टील और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T माइनस 0 डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आप T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 94 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम आए, 1 mole of ideal gas passes through the process where pressure and volume obeys this relation, where P0 and V0 are constant. Calculate the change in temperature of the gas if the volume changes from V0 to 2V0. ओके, हमें निकालना है टेम्परेचर चेंज। तो आप सबसे पहले इस रिलेशन में प्रेशर का रिलेशन निकाल लें। आपको प्रेशर ऑलरेडी दे रखा है, P इज इक्वल्स टू पी नॉट 1 माइनस हाफ V नॉट डिवाइडेड बाय V इसका होल स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या करें, आप एक बार वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करें यहाँ V नॉट, तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा। वॉल्यूम को एक बार सब्स्टिट्यूट करें V नॉट, तो यहाँ का प्रेशर आ जाएगा P1। उसके बाद वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करें 2V नॉट, तो प्रेशर आ जाएगा P2। ओके, उसके बाद आप इक्वेशन यूज करें PV इज इक्वल्स टू nRT, और यहां से एक बार प्रेशर P1 डालेंगे और एक बार प्रेशर P2, तो यहां से आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा T1 और T2। बस यही हमें करना है, दोनों टेम्परेचर डिफरेंस को यहां से इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना है। P1 P2 आप ऊपर वाली इक्वेशन में V1 और V2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बहुत सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन 15 में यहाँ एक पिस्टन पे हमने यहाँ एक मास हैंग कर दिया। जैसे आप मास हैंग करेंगे, यहाँ पिस्टन ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आपको पता है इनिशियली हम लिख सकते हैं इनिशियल प्रेशर होगा इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू इसकी इनिशियल वॉल्यूम कुछ होगी PVI, और फाइनल प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस mg/a। इसी वजह से ऊपर वाली वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, तो इनटू फाइनल वॉल्यूम। हम ये रिलेशन यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू, ये हम आराम से लिख सकते हैं, और हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, इसको भी अभी हम यूज कर सकते हैं। M आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एरिया आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ओके। रेडियस दिया, आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। इसी रिलेशन को अगर हम आगे यूज करेंगे तो हमें ये पता है थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, जब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PVI इज इक्वल्स टू nRT। हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं, और PV नॉट की जगह हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस mg डिवाइडेड बाई एरिया इनटू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT। और उसने बोला है अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, T माइनस डेल्टा T हो जाता है, तो वॉल्यूम सेम हो जाती है, तो वॉल्यूम VI हो जाएगी। और वॉल्यूम अगर दोबारा से यहाँ VI हो जाएगी, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस mg/a इज इक्वल्स टू nRT माइनस डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आप इन इक्वेशन का रेशियो ले लेंगे, तो VF माइनस VI की वैल्यू आ जाएगी T डिवाइडेड बाय T माइनस डेल्टा T। यहां से डेल्टा T बाय T की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो काफी कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर गो प्रेप चैनल। माई सेल्फ स्वाति सिंह। सो बेटा आज हम क्लास 12th जेई स्लॉट 1 का ये सोल्यूशन करेंगे पेपर का। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 125 ml ऑफ 10% NaOH वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन टू यू, और इसको ऐड किया है 125 ml ऑफ 10% HCl वेट बाय वॉल्यूम। तो फाइनल सोल्यूशन आपको बताना है कि क्या कैसा होगा, एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग, एल्कलाइन, एसिडिक और न्यूट्रल। सो इसके अंदर आपको सिंपल मोलारिटी या आप यहाँ पर या नॉर्मेलिटी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से किसी भी रिलेशन से। सो जैसे यहाँ नॉर्मेलिटी से इसको सॉल्व किया है, तो दोनों का इक्वलेंट मास एन फैक्टर 1 होता है, HCl का भी और NaOH का भी। तो आपको पहले 10% सोल्यूशन दिया है, तो क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम आपको V1 दिया हुआ था, तो पहले N1 आपने जब 10% के हिसाब से नॉर्मेलिटी निकाली तो 2.5, देन N1 V1 को आपने यहाँ पर यूज किया, यहाँ से आपको मिली इक्वलेंट आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड के निकाले। फिर ऐसे ही हमने एसिड का पूरा कैलकुलेट कर देखा कि एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट से ज्यादा है, तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। Then that's why your correct option is C. Then your next question, work done if 100 gram of water is electrolyte at constant pressure. जब आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। सो यहीं से हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन होता है माइनस P डेल्टा V। तो इसी तरह के क्वेश्चन में हमने देखा कि हाइड्रोलिसिस देखा, इलेक्ट्रोलिसिस देखा इसका, यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ H2 निकाला STP कंडीशन पर। देन 36 ग्राम ऑफ H2O, क्योंकि 2 मोल्स दिए हैं तो इतना टोटल वॉल्यूम दे रहा है। 100 ग्राम क्योंकि क्वेश्चन में दिया था तो कितना देगा, यहाँ पर हमने चेंज किया, 101.3 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर जो वर्क आता वो एटीएम लीटर में आता, हमें जूल में कन्वर्ट करना था। देन 1000 से डिवाइड करके हमने इसको किलो जूल में कन्वर्ट किया। सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देखिए। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो होंगी जो एक सिंगल स्पीशीज अपना ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी। सो यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस देखें तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो कॉपर प्लस, यहाँ पर कॉपर +2 और 0 में जा रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हुई। Mn +6 से +7 +4 यानी हायर और लोअर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेट। यहाँ पर Mn +6 में जा रहा है और Mn यहाँ पर +4 के अंदर जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर Mn का दोनों ही केस में आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, +7 से +6 ले जाना, सॉरी रिडक्शन कर रहे हो, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीशीज एक सिंगल में जा रही है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसीलिए आपका यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड यानी डी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है वेंडर वॉल गैस एट बॉइल्स टेम्परेचर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जैसे Z = PV/RT होता है, यहाँ पर आपका वेंडर वॉल इक्वेशन यहाँ पर आपको दी हुई है, P + AV² V - B, ये मोलर वॉल्यूम लिया है इसलिए हमने यहाँ पे P = RT हमने रीअरेंज करके इस इक्वेशन को यहाँ लिखा। जैसे मैंने बताया Z = PV/RT है, तो यहाँ पर P की वैल्यू इसमें पुट करी, तो ये आपका बॉइल्स टेम्परेचर है, T = A/RB। सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने ये रिलेशन निकाला। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो इसके लिए बोहर का रेडियस का फॉर्मूला A0 × n²/z। यहाँ पर A0 = 52.9 पिकोमीटर होता है, बट हमें एंगस्ट्रॉन में लेना है तो 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, Z हमें पता है हीलियम का 2 है, N4 गिवन है, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल ऑफ हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड यानी कैल्शियम का 0.05 मोल्स दिए हैं इन 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी। मिनिमम कंसंट्रेशन हमें सोडियम सल्फेट की कैलकुलेट करनी है ताकि हम कैल्शियम +2 को यहाँ से क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो KSP का हम रिलेशनशिप लगाएंगे जिसमें कैल्शियम की हमें कंसंट्रेशन पता है, सल्फेट की कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द मेथड। हमने कैल्शियम की कंसंट्रेशन निकाल ली है क्योंकि गिवन थी, देन सल्फेट की कंसंट्रेशन आई और दिस इज द मिनिमम वैल्यू जो आपको चाहिए टू प्रेसिपिटेट। सो करेक्ट आंसर इज बी। देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग BF2 एंड NH2 मॉलिक्यूल इज। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए BF2 और NH2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, किस तरीके से बॉन्डिंग है। तो 2 BF हैं आपके, यहाँ पर आपका NH लगा है, बैक बॉन्डिंग करेंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आएंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर आएगा। तो बोरोन एंड नाइट्रोजन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑप्शन में आपको sp3 दिया हुआ था। FF बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। Then NH bond angle is less than 120 degree but greater than obviously। so यहाँ पर sp2 से जो एंगल है कम है लेकिन sp3 से एंगल ज्यादा है, सो करेक्ट आंसर इसीलिए आपका डी आया। देन मेटल M readily forms water soluble sulfate water। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता है मेटल का नेचर पता है कि कौन से सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी सल्फेट्स का ऑर्डर पता है, हाइड्रोक्साइड की पता है, तो क्वेश्चन इजी है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल आपका, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम होगा, और सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बेरिलियम का आया, तो ए इज द राइट आंसर। The structural unit present pyrosilicates, so it is based on your structures। तो pyrosilicates का structure आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो सीधा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फ्लोरीन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, बिल्कुल सही है, फ्लोरीन की एफिनिटी कम है। रीजन क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली क्लोरीन से छोटा है, बट हमें रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल्ड मोर स्ट्रांगली बाय 3p इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एटम, जो कि रिवर्स लिख दिया, ये क्लोरीन के लिए होना चाहिए था, फ्लोरीन के लिए, बट लिखा क्लोरीन के लिए। सो इसीलिए आपका असर्शन ट्रू है बट रीजन उसका गलत है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओजोनोलिसिस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स 2,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। डाइमिथाइल ऑक्टेन आपको दिया कंपाउंड X हाइड्रोजनेशन पर, ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद ZnH2O यील्ड्स, ये 3 कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन और डाइएल्डिहाइड। सो डाइएल्डिहाइड आपको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, इसी को देखकर आप देख सकते हो। आप हाइड्रोजनेट करके भी देख सकते हो 2,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन किससे बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर देख रहे हो, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एंड ये आपका कंपाउंड हुआ।
तो सिंपल ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट लगाना है, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी टॉलेंस रिएजेंट। सो टॉलेंस रिएजेंट का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है एसिडिक कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है नॉन टर्मिनल एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, नो रिएक्शन करेगा, नो एसिडिक हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज सी। 13 क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का जब आप डिहाइड्रेशन करते हो एसिडिक प्रेजेंस में, तो ये आपका यहाँ से एलिमिनेट होगा, 2 डिग्री आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, देन 1 2 शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपेंड करेगी और डिहाइड्रेट करेगी। सो इसी के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका डी आएगा। सो सिंपल हमने मैकेनिज्म देखा, H प्लस का अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुई, मेजर प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया। हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर CH6, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। सो आप सारे इसमें वैसे सिंपल हिसाब से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पूछे हैं तो 4 मेंबर रिंग बनेगी, 4 मेंबर 3 मेंबर के साथ मिथाइल ग्रुप बनेगा, ये सारे इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 5 आया, बी इज द राइट आंसर। Then the increasing order of pKb of the following compounds, pKb यानी आप बेसिसिटी की बात कर रहे हो, तो pKb इंक्रीजिंग कब होगा, जब बेसिसिटी कम होगी। तो हमें इनवर्स में रिलेशन यानी लीस्ट बेसिक को सबसे पहले अरेंज करना है। अब आप यहाँ पर अटैच ग्रुप को देख सकते हो, ये फ्लोरीन है, ये NO2 है, ये CH3 है, ये OCH3 है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो आपका विड्रॉइंग इफेक्ट है, इफेक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, NO2 का -M इफेक्ट है, इसीलिए सबसे पहले NO2 का क्वेश्चन आया, देन फ्लोरीन आपका, उसके बाद ये इसका प्लस आर है, तो ये सबसे ज्यादा रिच होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में और सबसे ज्यादा बेसिक होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी लोगों ने GTSC 12th स्टैंडर्ड का पेपर अभी तक दे दिया होगा और सभी लोगों का पेपर अच्छा भी गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने GTSC एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बहुत मेहनत करी थी और बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत ईगर भी थे। तो सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। तो स्लॉट 1 में जिस स्टूडेंट ने भी पेपर दिया था, उन स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट 1 के मैथ्स वाले पार्ट का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। और किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक अगर GTSC का पेपर नहीं दिया है, इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द GTSC पेपर, देन यू कैन अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट। लिंक इज in the description. And there is one announcement, there will be a workshop on Monday, do not forget to join that workshop. चलो अब हम लोग slot 1 12th GTSC के पेपर का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने था, वेक्टर्स पे बेस्ड, काफी आसान सा ही क्वेश्चन था, सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा अगर वेक्टर्स की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास थी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A 5 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B 8 गिवन था, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B 10 है और मैग्नीट्यूड ऑफ B हम लोगों को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के सबसे पहले आंसर पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर B था, जैसा कि यहाँ पर सब लोग देख सकते हैं, करेक्ट आंसर B। तो जिसने भी B मार्क किया होगा उसका ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखो हम लोगों को एक रिलेशन बहुत अच्छे से मालूम है, अगर मैं वेक्टर्स में A प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूंगा तो इसका एक्सपेंशन इसके इक्वल आता है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। और अगर मैं माइनस का एक्सपेंशन करूंगा तो ये इसके इक्वल आएगा। मैं एक काम करता हूं, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, क्यों ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ B फाइंड करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में तो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा और राइट हैंड साइड में ये दोनों एक्सप्रेशन 2 बार ऐड हो जाएंगे। सो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मैं सारी वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखो A प्लस B कितना है 10, सो दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 8, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना गिवन है 5, ये हम लोगों को फाइंड करना है। सिंपल सी इक्वेशन है, यहां से अगर मैग्नीट्यूड ऑफ B फाइंड करोगे you will get magnitude of B equals to root 57। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज है, काफी आसान सी सीरीज है। इसका करेक्ट आंसर पहले देखते हैं, मुझे n टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर A ऑप्शन है। कैसे फाइंड किया जाता है ऐसी सीरीज का सम, अब इसका डिस्कशन करते हैं। तो जनरली ऐसी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम लोग जनरल टर्म फाइंड करते हैं और उसको डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में स्प्लिट करते हैं। इसको टेलीस्कोपिक मेथड भी कहा जाता है, इसको वीएन मेथड भी कहा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में इस मेथड का डिस्कशन
हम लोगों ने किया होगा। तो देखो सबसे पहले जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म मैं लिख सकता हूं r इंटू आर फैक्टोरियल। देखो r को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो r है मैं इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सो दिस विल बिकम r प्लस 1 माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा r फैक्टोरियल। तो देखो मैंने जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे n टर्म्स का एडिशन चाहिए तो मैं एक एक करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म देख रहा हूं क्या आएगा, तो देखो t1 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, t2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, t3 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से मैं लिखता जाऊंगा। फाइनली nth टर्म कितना आएगा जब मैं r को n पुट करूंगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब मुझे सारे टर्म्स को ऐड करना है, तो जब मैं इन सारे टर्म्स को ऐड कर दूंगा तो बहुत ध्यान से देखो, एडिशन में ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वाला टर्म कैंसिल होगा, सिमिलरली ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और फाइनली एडिशन के बाद देखो इन सारे टर्म्स का सम कितना आ जाएगा Sn और यहां कितना बचेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और स्टार्टिंग में छूट गया था 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट पर बेस्ड आसान सा क्वेश्चन है, लिमिट का इवैल्यूएशन करना है। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर बी है। जिसने भी बी टिक किया होगा उसका आंसर सही हुआ होगा। चलो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो लिमिट वाला एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। दिस इज 1 माइनस मॉड एक्स साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स और यहां पे लिखा है साइन पाई बाई 2 बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स है। लिमिट में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस। अच्छा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी -1, क्योंकि x 1 से ज्यादा है, 1 माइनस 1 से ज्यादा एक नेगेटिव नंबर बनेगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा -1। तो कुल मिला के देखो इसकी वैल्यू -1 फिक्स है, नीचे वाला भी -1 फिक्स हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस साइन 90, दिस विल बिकम -1, तो -1 अपॉन -1 उसकी कहानी तो खत्म हो जाएगी। ऊपर भी -1 और नीचे भी -1, इसको लिखना ना लिखना एक ही बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचा। अब देखो फाइनली x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब मॉडुलस के अंदर वाला एक्सप्रेशन एक नेगेटिव नंबर होगा। x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर होगा। अच्छा, ये एक नेगेटिव नंबर है तो मॉडुलस साइन माइनस साइन के साथ ओपन होगा, मॉडुलस माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो बेसिकली यहां पर प्लस की जगह माइनस आएगा, ये वाला मॉड अपने आप ओपन हो जाएगा। 1 माइनस एक्स कितना बन जाएगा x माइनस 1। नहीं, ये ठीक है, क्योंकि देखो माइनस साइन में 1 माइनस एक्स किसको कन्वर्ट कर देगा x माइनस 1। अब देखो जब x की वैल्यू 1 प्लस होगी तो ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, बेसिकली दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं, एल ऑर्बिटल रूल यूज कर रहा हूं, तो ऊपर कितना आ जाएगा -1, नीचे कितना आ जाएगा 1। x को 1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1, फाइनली इट विल बिकम 0। तो करेक्ट आंसर इस लिमिट का कितना होना चाहिए? 0। तो जिसने बी टिक किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड आसान सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इसका डी है 1466। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 12 टीम्स फ्रॉम 16 men and 16 women such that each team consists of a man and a woman। हमें 12 टीम बनानी है, हर एक टीम में एक मैन और एक वीमेन चाहिए। टोटल कितने अवेलेबल है? 16 men and 16 women। देखते हैं ये काम कैसे कर सकते हैं हम। देखो 16 men और 16 women अवेलेबल है, तो यहां पर देखो NR का मतलब है NCR, ये हम सबको अच्छी तरह से मालूम है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, 16 में से एक का सिलेक्शन किया 16C1, 16 वुमेन में से मैंने एक का सिलेक्शन किया 16C1, तो पहली टीम बन जाएगी एक मेन और एक विमेन। दूसरी टीम के लिए
15 बचेंगे तो 15 में से एक यहां लिया, 15 में से एक यहां लिया। सिमिलरली थर्ड टीम के लिए 14C1 लाइकवाइज इट विल गो ऑन अप टू 5C1 क्योंकि मुझे टोटल 12 टीम बनानी है। तो देखो 16, 15, 14 से लेकर 5 तक टोटल 12 टर्म्स होते हैं। सो दिस वे वी कैन क्रिएट 12 डिफरेंट टीम्स। बस मुझे इन सब का एडिशन फाइंड करना है। तो 16 स्क्वायर से लेकर 5 स्क्वायर तक का एडिशन फाइंड करना है। तो देखो मैंने यहां पर क्या किया, इस पर्टिकुलर टर्म को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो 1 स्क्वायर से लेकर 16 स्क्वायर तक का सम इतना आ जाएगा और 1 स्क्वायर से लेकर 4 स्क्वायर तक का सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फाइनली द करेक्ट आंसर विल बी 1466। सो आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसको सही किया होगा। 1466 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जीटीएससी में, जिसका करेक्ट आंसर डी है। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका मॉडुलस किसकी इक्वल है 2 के। तो मैंने इसका स्क्वायर किया तो मॉड Z1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। वी ऑल नो दैट मॉड Z1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज Z1 into Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/Z1 कॉन्जुगेट। तो जिस तरह से मैं Z1 को 4/Z1 कॉन्जुगेट लिख पा रहा हूं, बिल्कुल सेम ऑपरेशन मैं Z2 पर अप्लाई करूंगा, जहां से मैं लिख सकता हूं Z2 इक्वल टू 9/Z2 कॉन्जुगेट। सेम ऑपरेशन मैं Z3 पर अप्लाई करूंगा, जहां से मैं लिख सकता हूं Z3 इक्वल टू 16/Z3 कॉन्जुगेट। अच्छा, अब मैं इन तीनों वैल्यूज को उठाकर यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाला इस वाली इक्वेशन में। देखो मुझे क्या मिलेगा, Z1 की जगह 4/Z1 बार, it will become 8/Z1 bar. Similarly 27/Z2 bar, 64/Z3 bar. अब देखो हम लोग को मालूम है कि कॉन्जुगेट मैं इंडिविजुअल पे लगाऊं एडिशन में या पूरे पे लगाऊं एक ही बात होती है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस फाइंड करूं या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करूं एक ही बात होती है। तो बेसिकली यहां से कॉन्जुगेट का साइन हटने वाला है। क्या मिलेगा मुझे, ये रिलेशन मिलेगा। अब देखो अगर मैं यहां पर एलसीएम लूंगा तो मुझे इस एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो फाइनली इसका मॉडुलस अपने आप मुझे मिल जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 8। देखो एलसीएम लूंगा तो दिस मस्ट बी 8Z2Z3। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, देखो अब ये जो एलसीएम मैंने लिया था Z1 Z2 Z3 वो राइट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बिकम 4 mod Z1 mod Z2 mod Z3, तीनों का मैग्नीट्यूड हमको गिवन है। सो दिस विल बिकम 96 एंड डी इज द राइट आंसर। तो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया होगा। एक टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, वो k टाइम्स ट्राई करता है, मिनिमम वैल्यू k की फाइंड करनी है जिससे टारगेट को कम से कम वो एक बार हिट कर पाए। इस बात की प्रोबेबिलिटी 7/10 से ज्यादा होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ए। अब देखो वो चाहता है कि टारगेट को कम से कम एक बार हिट करे, एटलीस्ट वंस। वो 2 बार भी हिट कर सकता है, वो 3 बार भी हिट कर सकता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस वो एक बार भी हिट ना करे। तो जब मैं टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जब वो एक बार भी हिट नहीं कर रहा तो अपने आप क्या बचेगा, ही इज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। सो आई एम यूजिंग दिस फैक्ट, probability of hitting the target at least once can be written like 1 minus probability of target is not hit. So this will become 1 minus, अच्छा टारगेट को एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। उसने कितनी बार ट्राई किया है k टाइम्स, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/5 की पावर k। तो बेसिकली मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ये मिलेगा। तो बस मुझे ये चेक करना है ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करने वाला है। देखो 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 इसको सेटिस्फाई करने वाला है। स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, इसका मतलब k की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अगर वो 3 बार हिट करेगा तो प्रोबेबिलिटी 7/10 से ज्यादा आएगी, कम से कम एक बार हिट कर।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक एलिप्स है, इस एलिप्स ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया है, उन चारों पॉइंट से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज डी। तो देखो सबसे पहले मैं एलिप्स बना लेता हूं। जब मैंने इस एलिप्स का फॉर्मेशन किया तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। लेट्स से वन पॉइंट इज ए, अनदर पॉइंट इज बी, अनदर पॉइंट इज सी, अनदर पॉइंट इज डी। तो इन चारों से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है। सिमेट्री की वजह से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूं तो इस ट्रायंगल के एरिया का 4 टाइम्स क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना तो काफी आसान है। हाफ 5 into 3 base into height into 4 will give the area of quadrilateral ABCD which is 30. क्वेश्चन नंबर 8 तो मॉडुलस इक्वेशन पे बेस्ड काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बी है। सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। तो देखो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 की वैल्यू कितनी है 7। मैं यहां से मॉडुलस का साइन हटा दूंगा। वी विल गेट 2 इक्वेशंस, वन विद +7 वन विद -7। तो देखो मैं एक इक्वेशन को प्लस के साथ सॉल्व करूंगा, सेकेंड इक्वेशन को माइनस के साथ सॉल्व करूंगा। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं एक एक करके चारों वैल्यूज को यहां पे पुट करूंगा। जो सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो अपना आंसर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना इज वेरी इजी। सॉल्व करोगे यू विल फाइंड दैट बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9th टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का 9th टर्म हम लोगों को फाइंड करना है। ये एक स्पेशल सीरीज है। इसका करेक्ट आंसर बी आ रहा है। इस सीरीज को सभी लोगों ने पहचान लिया होगा। देखो 1 3 7 13 21 एंड सो ऑन। देखो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, 7 - 3 कितना आ जाएगा 4, 13 - 7 कितना आ जाएगा 6 एंड दिस डिफरेंस विल बी 8। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर एपी में है, इसका मतलब इसका जनरल टर्म एन में क्वाड्रेटिक होगा। स्पेशल सीरीज, मिसलेनियस प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने जरूर देखा होगा क्लास 11 में। तो देखो सिंस द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, देयरफॉर जनरल टर्म कैन बी रिटन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन। अभी जैसे मैंने डिस्कशन किया था बिल्कुल वैसे ही मैंने लिख दिया। अच्छा, एबीसी मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं एन को 1 पुट कर रहा हूं जिससे मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म सीरीज का कितना है 1, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 1। n को 2 पुट करने पर मुझे सेकेंड टर्म मिलना चाहिए। तो 4a प्लस 2b प्लस सी कितना बन जाएगा 3, 3 सेकेंड टर्म है। 3 पुट करने पर मुझे थर्ड टर्म मिलना चाहिए। तो 9a प्लस 3b प्लस सी शुड बी इक्वल टू 7, क्योंकि थर्ड टर्म यहां पर कितना है 7। 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है, हम सब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग 1 2 3 वी विल गेट a equals to 1, b equals to -1 and c equals to 1। अच्छा, a b c की अगर वैल्यू आ जाती है तो जनरल टर्म मुझे कितना मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। क्वेश्चन ने 9th टर्म मुझसे पूछा है। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ n equals to 9, so the 9th term will become 73। It means b is the right answer। तो जिस किसी ने भी 11th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी उन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा क्वेश्चन है। सी इसका राइट आंसर है। √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो कोसेक 20 को मैं लिख सकता हूं 1/sin 20, सेक 20 को मैं लिख सकता हूं 1/cos 20। मैं एलसीएम लूंगा sin 20 cos 20, this will become √3 cos 20 minus sin 20 डिग्री। अच्छा, मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं। तो अब देखो ये जो √3/2 एक्सप्रेशन है मैं इसको sin 60 डिग्री लिख सकता हूं। 1/2 को cos 60 डिग्री, ऊपर वाला सब लोग पहचान गए होंगे, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ a माइनस बी का। तो साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इट विल बिकम साइन 40 डिग्री। अच्छा, साइन 40 डिग्री में डबल एंगल फॉर्मूला में यूज करूंगा तो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 2 sin 20 cos 20। ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल होगा और फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y। तो मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ y वाले टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो जनरल टर्म यूज करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी। तो जनरल टर्म पहले लिखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। सो tr प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 9cr a की पावर 9 माइनस r एंड b की पावर r। a कितना है 2 अपॉन y की पावर 5 और b कितना है y की पावर 5 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सो दिस विल बिकम 9cr 2 की पावर 9 माइनस r और y की पावर्स को अरेंज करूंगा, मेरे पास ऐसा कुछ मिलेगा। मुझे एक ऐसा टर्म फाइंड करना है जो y से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब y की पावर कितनी होनी चाहिए 0। तो मैं पावर को 0 करूंगा, यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। r को 6 उठा के मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोफिशिएंट इसके इक्वल है। तो जब मैं r को 6 यहां पुट करूंगा तो 9 से 6 2 की पावर 3 इट विल बी इक्वल्स टू 672। बेसिक सा क्वेश्चन फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा जिसने भी बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इस लिमिट का इवैल्यूएशन करना है। करेक्ट आंसर है 1/8। सबसे पहले ये लिमिट मुझे इवैल्यूएट करनी है, 0/0 फॉर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरी सीरीज को 1 माइनस कॉस एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो मैंने इस पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और x की पावर 4 को यहां पे अरेंज कर दिया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज वी ऑल नो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर 1/2 होता है। तो मैं इस बात का यूज करूंगा। तो देखो ये वाला ब्रैकेट किसको अप्रोच कर जाएगा 1/2। दूसरा, अब मुझे इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है। तो देखो x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो 1 माइनस कॉस एक्स भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो थोड़ी देर के लिए मैं 1 माइनस कॉस एक्स को h मान लेता हूं। तो देखो ये वाला ब्रैकेट किस में कन्वर्ट होगा, 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अच्छा ये 1/2 था तो 1/2 का स्क्वायर। ये वाली लिमिट भी देखो बिल्कुल सेम है जो यहां पर लिखा हुआ था। So this will also become 1/2. So 1/2 into 1/4 will be equals to 1/8. तो लिमिट का ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर हम लोग सब कुछ सॉल्व कर दे तो काफी लेंथी हो सकता था, लेकिन स्मार्ट वे में सॉल्व करते तो दिस वाज ओनली 2 स्टेप क्वेश्चन। So the answer will be 1/8. Let's move on to question number 13 of GTSC slot 1 maths paper. यहां पे थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, इसका करेक्ट आंसर बी है। हमें फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखते हैं चलो। तो देखो थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, सो थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर व्हिच इज गिवन 4। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो मैंने 5 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया। इट विल बी a की पावर 5 r की पावर 10। सो दिस विल बी AR स्क्वायर की पावर 5। अच्छा AR स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, सो द रिजल्ट विल बी 4 रेज़ टू 5। कितना आसान क्वेश्चन था, होपफुली सभी का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ABCD 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है। हम लोग को पता करना है ABCD से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। इसका मतलब रोम्बस बनने वाला है। कैसे पता करते ये बात हम लोग बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ डायगोनल AC फाइंड करूंगा। अच्छा डायगोनल AC का स्लोप मैंने फाइंड किया तो -1 की इक्वल आया यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा दूसरे डायगोनल BD का स्लोप अगर मैं फाइंड करूंगा तो 1 की इक्वल आया। अच्छा दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। अच्छा डायगोनल्स परपेंडिकुलर या तो स्क्वायर में होंगे या रोम्बस में होंगे, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है और यहां पर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आ रही है। तो इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड दे आर परपेंडिकुलर, सो इट इज गोइंग टू बी रोम्बस। और एक बात तुम लोग चेक कर सकते हो कि यहां पर AB और BC की वैल्यू सेम है, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स
परपेंडिकुलर हैं और इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या बनने वाला है? डेफिनेटली रोम्बस बनेगा। So let's move on to the discussion of last question of slot 1 maths paper, question number 15, which belongs to trigonometric ratios and identities. So the correct answer for this question is D. Check करते हैं। देखो cos 43, cos 29, cos 79, cos 65, सबसे पहले इन दोनों में मैंने cos C plus cos D अप्लाई किया, फिर इन दोनों में मैंने cos C plus cos D अप्लाई किया। I can take cos 7 डिग्री कॉमन, उसके बाद ये दोनों की वैल्यूज हम लोगों को अच्छी तरह से आती हैं। cos 36 is √5 plus 1/4, cos 72 is √5 minus 1/4। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 7 डिग्री बचेगा, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से मैं sin 83 डिग्री लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको अब sin ऑफ n डिग्री से कंपेयर करूंगा तो आई कैन इजिली ऑब्जर्व n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 83, which is written in D option। तो ये 15 क्वेश्चंस थे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जीटीएससी के स्लॉट 1 का पेपर अटेंड किया था। जिन लोगों ने भी जीटीएससी में अभी तक पेपर नहीं लिखा है, नेक्स्ट स्लॉट में पेपर जरूर लिखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर। थैंक यू एवरीवन। Hello everyone, welcome to GoPrep. My name is Ankit Sharma and I am your friend cum mentor for the MAT, the Mental Ability Test. Friends, I hope that your GTSC went really well, and if still now you have not attempted the same, please do attempt it in the next slot. The link for the same has been given in the description box. Alright, and now let us straight away begin with the discussion of questions. Now friends, this was the first question. Let us discuss this. आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कई बार किए होंगे। These kind of questions are not at all new for all of you. अब इन क्वेश्चंस को एक नए तरीके से मैं आज आपको करना सिखाऊंगा। सो गाइस, दो लोग हैं A एंड B, दो लोग हैं A एंड B। अब कहा जा रहा है दैट 4 years ago, 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो 7:5 था, और 6 साल अब से यानी 6 years फ्रॉम नाउ उनकी एज का रेशियो 19:15 था। ऑलराइट, तो दो लोग हैं A एंड B, इनके बीच की एज का रेशियो 4 साल पहले 7:5 था और 6 साल बाद 19:15 होगा। और गाइस, ये ड्यूरेशन कितना है? आज से 4 साल पहले और आज से 6 साल बाद ड्यूरेशन है टोटल 10 years का। ड्यूरेशन है टोटल 10 years का। ऑलराइट एवरीवन, एंड नाउ लेट अस फाइंड इट। Let us find the answer by the help of shortcut. तो गाइस, शॉर्टकट ये कहता है कि ये जो नीचे में जो टर्म्स हैं इनका पॉजिटिव डिफरेंस निकाल लो, विच इज 4। पॉजिटिव डिफरेंस मल्टीप्लाई इट विद दिस, यू विल बी गेटिंग 40 डिवाइडेड बाई आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, 15 into 7 is 105 माइनस 19 into 5 is 95। एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 10 विच विल बी गिविंग यू द वैल्यू एज 4। तो गाइज, ये ऐसा है कि x करेस्पॉन्ड्स टू 4, यानी क्या लो कि 1 करेस्पॉन्ड्स टू 4, तो 7 करेस्पॉन्ड्स टू 28। अब गाइज, अगर 1 करेस्पॉन्ड्स टू 4 है तो 7 करेस्पॉन्ड्स टू 28, 5 करेस्पॉन्ड्स टू 20। अगर आप नीचे वाली वैल्यू से कर रहे हो तो आप केवल ऊपर वाली वैल्यू से ये निकाल लो, हो गया। तो अब आंसर तो आपके सामने इजीली आ जाएगा। 4 साल पहले A की एज 28 थी, 4 साल पहले B की एज 20 थी। ऑलराइट, अगर आपसे पूछा जाए 6 साल बाद क्या एज होगी, तो गाइस 28 में 10 ऐड कर देना, 20 में 10 ऐड कर देना, क्योंकि 10 साल बाद की बात की जा रही है। ऑलराइट, एंड नाउ आपसे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। तो गाइस, प्रेजेंट एज आप कैसे निकालोगे? गाइस, अब आप ही बताओ, सिंपल कॉमन सेंस। A की एज 4 साल पहले 28 थी, 4 साल पहले, तो आज क्या होगी? 4 ज्यादा होगी, 32। सिमिलरली B की एज 4 साल पहले 20 थी, तो आज क्या होगी? 4 ऐड कर दो, 24। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे ऑन द स्केल ऑफ 8, यू विल बी गेटिंग 4:3। तो 8 से इसको कट करो, यू विल बी गेटिंग 4:3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। फाइन एवरीवन, so the answer is option number C. So this is called aptitude, which enables you to solve the question quickly. Coming to this question guys, कहा जा रहा है that today is Tuesday. Guys, अगर आज Tuesday है,
तो कोई भी दिन अपने आप को 7 डेज बाद रिपीट करता है। आज ट्यूसडे है तो 7 डेज बाद अगेन ट्यूसडे होगा, उसके भी 7 डेज बाद अगेन ट्यूसडे होगा। फाइन, ऑलराइट एवरीबॉडी। तो जब भी 7 डेज आते हैं या 7 के मल्टीपल में डेज आते हैं तो उसके बाद जो डे है वो सेम आता है। जैसे आज ट्यूसडे है तो आज से 49 डेज बाद भी ट्यूसडे ही आएगा, बिकॉज 49 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7x। तो गाइस इस 53 को हम 49 प्लस 4 लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, 49 इज मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 4। तो गाइस ट्यूसडे प्लस एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ 7x विल रिमेन ट्यूसडे। इतना तो क्लियर है, बिकॉज 7 डेज बाद कोई भी दिन अपने आप को रिपीट करता है। एंड प्लस 4 डेज, तो ट्यूसडे से 4 डेज बाद क्या आएगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड हेंस द राइट आंसर इज सैटरडे। तो गाइस इस तरीके से, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, इट्स सिंपल कॉमन सेंस, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो कभी भी आपको दिया जाए कि आज XYZ डे है और इसके इतने दिनों बाद क्या डे होगा, उसको 7x प्लस के फॉर्म में लिख लो, बिकॉज 7x के बाद डे रिपीट हो जाता है। एंड फिर अब देखो बचा कितना है, तो ट्यूसडे से 4 दिन बाद आगे हम लोग गए और सैटरडे आंसर आ गया। फाइन, नाउ गाइस दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अब गाइस एक सिंपल क्वेश्चन है जहां पे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। गाइस इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 0.2016, प्लस जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 0.1344, अपॉन जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 0.168। फाइनली जब आप इनको ऐड करोगे, व्हेन यू विल बी एडिंग यू विल बी गेटिंग 0.336 अपॉन 0.168, which eventually will be giving you 2 as the right answer, and hence the answer is 2. Fine everybody, simple calculation आप नॉर्मली कर लीजिए, बट कुछ समय बाद जब आप लोग एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग लोगे तब आपको हम बताएंगे या आपको बताया जाएगा कि कैसे इनको हम मेंटली या वर्बली मल्टीप्लाई कर सकते थे। फाइन, नेक्स्ट। अब गाइस अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर is made या a cross is made by joining 5 equal squares of side 5 centimeter। तो गाइस कुछ आप इस तरह से देख लो कि कितने सारे स्क्वायर्स हैं, कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, एंड ये भी है। सो गाइस अ क्रॉस इज मेड बाय यूजिंग 5 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। बट आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस। तो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस क्या होगा, 4 स्क्वायर्स अभी यहां दिख रहे हैं, इसको तो आप क्या ही जोड़ोगे, ऑलराइट, बिकॉज हमें तो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस निकालना है, ऑलराइट। सो देयर आर 4 फिगर्स ओवर हियर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो 4 multiplied by 5 plus 5 plus 5, 5 plus 5 plus 5, ये किया जा रहा है, and hence what you will be getting 15 into 4, which is nothing but 60. All right everyone, and the answer to the question is 60. Clear? बहुत ही simple question था। Next and the very easy question guys. So total students class में 45, total students class में 45। इन 45 में से योगा क्लास कितने लोग अटेंड करते हैं, क्लियरली गिवन 26, एंड जिम्नास्टिक क्लास कितने लोग अटेंड करते हैं, क्लियरली गिवन 28। ऑलराइट एवरीवन, सो क्लास में आउट ऑफ द 45 स्टूडेंट्स 26 अटेंड योगा क्लास, 28 अटेंड जिम्नास्टिक क्लास, एंड 5 स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड एनीथिंग, उनको माइनस कर दो। गाइस 45 में से 5 स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड एनीथिंग, उनको माइनस कर दो, सो 40 इज रिमेनिंग। यानी उन 45 बच्चे जो क्लास में हैं उनमें से 5 तो कुछ अटेंड कर ही नहीं रहे, 40 ही लोग हैं जो कुछ ना कुछ अटेंड कर रहे हैं। एंड उन 40 में से ये कैसे पॉसिबल है, उन 40 में से कैसे पॉसिबल है कि 26 योगा भी कर लें एंड 28 जिम्नास्टिक भी कर लें, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग 54, यू विल बी गेटिंग 54। और ये कैसे पॉसिबल है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 14। तो वो जो 14 लोग एक्सेस आ रहे हैं ना, ये लोग इनके कॉमन एरिया में है, यानी ये 14 लोग वो लोग हैं
जो योगा भी कर रहे हैं, जिम्नास्टिक भी कर रहे हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि ओनली योगा कितने लोग कर रहे हैं, तो 26 माइनस 14 12। ओनली जिम्नास्टिक कितने कर रहे हैं, 28 माइनस 14 14। सो गाइज ओनली योगा 12, ओनली जिम्नास्टिक 14। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड बोथ योगा एंड जिम्नास्टिक? 14। ऑलराइट, सो गाइज इसको याद रखना, ओनली योगा 12, only gymnastic 14, both yoga and gymnastic again 14. Answer is option number B. And with this we come to an end of the discussion. Guys, there will be a workshop on Monday, so do not forget to join it. And now let us move to the next section. Thank you.